सभी किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। नमस्कार। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिल्कुल। कृषि समाचार से। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। गव्य विकास निदेशालय पशुपालन विभाग झारखंड की ओर से डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दूधजन्य पदार्थों के निर्माण के लिए संयंत्रों को स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक इकाई की कुल लागत मूल्य 12 लाख रुपए है, जिसमें लाभुक को 25% अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभुकों को योजना का कुल लागत मूल्य 12 लाख का 25% यानी 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 33.33% यानी अधिकतम 4 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। दूधजन्य पदार्थों के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने की जो योजना है, उसका कार्यान्वयन नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। वाइफ द्वारा संचालित कमर्शियल डेयरी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों, युवा शिक्षित बेरोजगारों, स्वयं सहायता समूह और दुग्ध उत्पादक समितियों को 20 दुधारू गाय या भैंस 25% अनुदान और 75% बैंक ऋण पर 2 चरणों में 6 माह के अंतराल पर दी जाएगी। कॉमर्शियल डेयरी योजना का कुल लागत मूल्य 9,90,500 रुपया है। इस राशि का 25% यानी 2,47,625 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि शेष 75% यानी 7,42,875 रुपया बैंकों की ओर से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत जो 20 दुधारू गाय या भैंस दी जाएगी, वो 2 चरणों में संपन्न होगी, यानी पहले चरण में 10 गाय या भैंस दी जाएगी। इसके 6 महीने बाद दूसरे चरण में शेष 10 गाय और भैंस प्रदान की जाएगी। लत्तेदार सब्जी सेम को कीटों से बचाने के लिए इन दिनों एक नायाब तरीका चलन में आ रहा है, और वो तरीका है सेम के फसल को नेट से ढक देना। दरअसल ये नेट यानी जाल इतना बारीक और पारदर्शी होता है कि आसानी से पौधों को सूर्य प्रकाश और हवा मिलती रहती है। सब्जी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उसे महीन और पारदर्शी जाल से ढक देना चाहिए। इस बड़े से जाल से फसल को ऊपर से नीचे तक पूरा ढक दिया जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े पौधे तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि हवा और सूर्य प्रकाश आसानी से पौधों तक पहुंचता रहता है। नेट कवर तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि पौधे कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग से बच जाते हैं। इससे पौधों की प्राकृतिक गुणवत्ता बरकरार रहती है। अभी शरदकालीन गन्ना का समय है और अक्टूबर तक इसकी बुआई जरूर कर देनी चाहिए। गन्ना के फसल से ज्यादा पैदावार पाना है तो BO 147 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये लाल बिलगन रोगरोधी है और सभी मिट्टियों के लिए उपयुक्त है। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गन्ने की फसल की रोपाई में गन्ना के 3 आंख वाला टुकड़ा अच्छा रहता है। अभी शरदकालीन गन्ना की बुआई हो चुकी है और हो भी रही है। गन्ना का उन्नत प्रभेद BO 147 सभी तरह की मिट्टी के लिए बेहतर है। इसकी खासियत है कि ये सूखा और जल जमाव दोनों स्थिति को सहने की क्षमता रखता है। BO 147 में शर्करा की मात्रा 10.7% होती है और रस में विक्स की मात्रा 20 से 22% होती है। गन्ना का ये उन्नत प्रभेद BO 147 1 हेक्टेयर में 1000 क्विंटल उपज देने की क्षमता रखता है। बेहतर उत्पादन का आधार होता है खेतों की अच्छी तैयारी और अच्छे तरीके से खेतों की पहली जुताई। आमतौर पर हम पारंपरिक देसी हल से ही खेतों की पहली जुताई करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इजाद किए गए कई हल के कार्य परिणाम को देखकर कहा जा सकता है कि मोल्ड बोर्ड हल खेतों की पहली जुताई के लिए सबसे बेहतर हल है। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है, जो खेतों की गहरी जुताई करता है। इससे नीचे की मिट्टी के साथ कीड़े भी पलटकर ऊपर आ जाते हैं, जो कीट नियंत्रण के लिए किसानों के प्रयास को आसान बना देता है। मोल्ड बोर्ड हल की कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। दिनेश महतो व्यांग गांव के रहने वाले हैं
और इनकी गिनती एक प्रगतिशील किसान के रूप में होती है। इन्होंने जब से अपने पारंपरिक कृषि पद्धति में बदलाव लाया है, तब से इनके पैदावार में काफ़ी वृद्धि आई है। ये मौसम और बाजार का मिजाज भांपते हुए फसलों का चुनाव करते हैं। दिनेश महतो अभी अपने खेतों में खीरा का फसल लगाए हुए हैं। दिनेश महतो को पता है कि खीरा का उपयोग सब्जी, फल और सलाद तीनों रूप में होता है, यानी बाजार में खीरा की मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए इसकी खेती से विशेष फायदा उठाया जा सकता है। यही वजह है कि ये खीरा की खेती पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। पहले पूर्वज लोग करते थे खेती, तो वैसे बुन देते थे, उसके बाद जो भी होता है पटवन, उतना सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इसलिए उतना नहीं करने सकते थे, और खाद की सुविधा भी नहीं थी उस समय, उतना उपज नहीं हो रहा था। और आज की खेती जो आधुनिक युग में जो चल रहा है, वो नए नए तरीके से बीज मिल रहा है, और बाज़ार में बीज भी मिल जाता है, खाद कृत्रिम दवा भी मिल जाता है, उससे में मैंने कीड़ा मकोड़ा कुछ जो काट देता है उसको बचाने के लिए सुविधा मिल रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28.7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28.8 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडौर रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1825 रुपए से 2225 रुपए, चावल मध्यम 2125 रुपए से 2325 रुपए, चावल उत्तम 2350 रुपए से 2525 रुपए, गेहूं 1325 रुपए से 1420 रुपए, चना 4960 रुपए से 5150 रुपए, दाल अरहर 5225 रुपए से 7075 रुपए, दाल मसूर 4100 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10250 रुपए, चीनी 3530 रुपए से 3630 रुपए, आलू 1230 रुपए से 1320 रुपए और प्याज 940 रुपए से 1040 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार से आपने जाना मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। बिल्कुल, खेती बाड़ी से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हुई। लेकिन किसान भाइयों, हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,
सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। क्यों गंद्र भाई? बिल्कुल। अब इरादा क्या है? भाई इरादा तो नेक है और वो देखिए दादा भी चला ला रहा है। कारू दादा इधर से आए और मंगला दादा इधर से आए हैं। क्या बात है दादा, आज तो हम ही लोग पास एकदम पहुंच गए। हाँ तो का रोज रोज आप ही हम लोग के पास आइएगा। नहीं लेकिन इरादा तो यही था कि भाई गांव घर थोड़ा घूमा जाए, खेती बाड़ी थोड़ा घूमा जाए। नहीं तो हम लोग को ज्यादा जरूरी हो गया ना। अच्छा। तो वही जरूरी हो गया कि हम लोग बैठ कर बात ही कर रहे थे तो बोले चलते हैं इस बार हम लोग उनके तरफ। बहुत अच्छा किया। सब्जी में ना कीट लग गया है मेरा, वो बड़ा सब्जी अब ठीक नहीं लग रहा उसका, लग रहा है जैसे कोई रोग लग गया है, कुछ खराब हो रहा है, कीड़ा मकोड़ा लगा है। वही। अच्छा। तो अब वो चाह रहे उसका कैसे निष्पादन हो, उसको कैसे हम ठीक करें, कैसे ही करें। तो बोले चलिए आज हम लोग यही बात पूछ लेते हैं वहीं जाके। अच्छा गंद्र भाई, आप बात कर रहे थे ना हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार जी से। अरे हाँ। और वो इसी विषय पर जानकारी भी देने वाले हैं। अच्छा तो चले जानकारी ले लेते हैं। बस आने वाले मौसम में सब्जियों में किस तरह के कीट लगेंगे और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो डॉक्टर साहब। हाँ, अभी आने वाले समय में किसान भाई जैसे बैगन लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, फिर भिंडी भी कुछ लगाएंगे और फ्रेंच बीन लगाएंगे, शिमला मिर्च लगाएंगे। तो इन सबों में कुछ ना कुछ कीट का प्रकोप होता ही है। और जैसे कि मैंने पहले नाम लिया था बैगन का, तो बैगन में एक जो कीट है फल छेदक, तनाव एवं फल छेदक, इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। उसके प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसान भाई सबसे पहले तो ये करेंगे कि किसान जो इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म है और जिनमें तनाव एवं फल वेधक छेदक रोधी किस्म है उनको लगाएंगे। जैसे पूसा पर्पल, लौंग, स्वर्ण श्यामली इत्यादि। और वहाँ देखभाल, ये जो बैगन का फल छेदक का है वो देखभाल शुरू होता है बीज को लगाने से लेके आगे तक। तो हम जहाँ पौधशाला में पौधा तैयार करेंगे वहाँ क्या करेंगे, अगर जैविक खेती नहीं है तो हम पौधशाला में क्या करेंगे कि पौधशाला तैयार करते समय सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएंगे तथा थोड़ा सा कोई दानेदार कीटनाशक कोई भी इसका जो मात्रा है, अगर फोरेट डालेंगे तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से डालेंगे, हेक्टेयर के दर से डालेंगे। और अगर फुराडोन है तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से इसको डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जब पौधशाला में पौधा तैयार हो गया है तो किसान भाई इसको खेत पे लगाएंगे बिचड़ा को। बिचड़ा लगाने के 21 से 25 दिन के अंदर किसान भाई उसमें एक कोड़ा देते हैं, मट्टी कोड़ते हैं और चढ़ाते हैं। उस वक्त क्या करते हैं किसान भाई कि थोड़ा सा खाद डालते हैं उसमें। बिचड़ा लगाते समय? जी नहीं, बिचड़ा लगाने के 21 से 25 दिन के बाद। बिचड़ा लगाने के समय कुछ ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कहीं दीमक का प्रकोप है तो आप लिंडेन डस्ट एक बाज़ार में उपलब्ध है, उसको लगा सकते हैं। इसके 15 से 20 दिन के बाद क्या करेंगे, अगर लगेगा कि कोई प्रकोप है तो आप एक इमिडाक्लोरोपिड नाम की एक दवा आती है, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से एक छिड़काव कर देंगे। अच्छा, इसी बीच में किसान भाई क्या करेंगे कि जब फूल आने लगेगा उस समय, जैसे ही फूल आना शुरू हुआ उस समय क्या करेंगे, फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में 15 फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे जो इसी कीड़े के लिए खास करके बना हुआ है, वो लगाएंगे फेरोमोन ट्रैप। इससे क्या होगा कि जो वातावरण में फल छेदक का
वयस्क मक्खी है वो उसमें फंस जाएगा, नर मक्खी फंस जाएगा। जिससे फ़ायदा ये होगा कि नर मक्खी फंस जाने से नर मक्खी की उपलब्धता उस वातावरण में, उस जगह में कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, सब्जियों में जो कीट लगते हैं, क्या उन्हें लगाने से पहले उनका प्रबंधन किया जा सकता है कि कीट लगे ही नहीं? ओके, ये प्रबंधन वही है जी कि आप पहले वो कर लें कीट-रोधी किस्म लगाने से कीट नहीं लगेंगे। कीट नहीं लगेंगे, इसका मतलब ही यही होता है कि कीट को रोकने वाला किस्म। जी जी। फिर भी अगर कहीं प्रकोप बहुत ज़्यादा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रकोप आ जाता है, तो उसके बाद मैं जो कह रहा हूँ वो सब करना पड़ेगा। जी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे, तो फेरोमोन ट्रैप लगाने से वो नर जो मक्खी हैं फल छेदक के, वो उसमें फंस जाएंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि नर और मादा का मिलन नहीं होगा, जिससे कि जो मक्खी मादा मक्खी है वो अंडे नहीं देगी। ये अंडे देती है फूलों पे, बैगन के फूलों पे अंडे देती है, और फिर वो अंडा लार्वा में बदल जाता है। वो लार्वा क्या करता है, फूल के तरह से उसके तना में चल जाता है, और जैसे ही फल लगता है तो उसके अंदर फिर घुस जाता है ये। तो इस तरह से हम लोग ये 3-4 बातें मैंने कहा है, जिससे इस कीड़े से, ये इतना करने से इस कीड़े से इसका बचाव बहुत ही बढ़िया तरह से हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा देखा गया है कि इतना सारा ध्यान रखने के बाद बैगन में उस कीट का प्रकोप नहीं होता है। आप फिर दूसरे टमाटर जो अभी लगाएंगे, लगा दिए हैं कुछ, उसमें फल आना है, कुछ में आ रहा है, लेकिन आगे के आने के मौसम में फिर टमाटर लगाएंगे। इसमें भी फल छेदक एक होता है जो आपके चने के खेत से आ जाता है, हेलिकोवर्पा कहते हैं। ये कीड़ा जो चना वाला कीड़ा होता है, हरा हरा जो देखते हैं, वो कीड़ा वो क्या करता है कि आपके उसमें चला जाता है, फल को छेद करके फल को बर्बाद करता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए भी किसान भाई क्या करेंगे कि सबसे पहले रोगरोधी किस्म की का चुनाव करेंगे, उपलब्ध करेंगे, और उसी का बिचड़ा तैयार करेंगे। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया दवा है, लगाने के 40 दिन के बाद हेलियोकिल नाम की एक दवा है। हाँ, इसका 2 ml प्रति लीटर के दर से फिर छिड़काव कर देंगे 40 दिन के बाद, तो इस कीट से बचाव होगा। तथा जैविक विधि द्वारा भी इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि ट्राइकोग्रामा ब्रासिलिएंसिस है, ट्राइकोकार्ड है। इसको क्या करते हैं, 45 दिन के बाद 4 बार लगातार प्रति वीक में 50,000 अंडे, या आप कह लें कि 5 का 2.5 कार्ड प्रति एकड़ के दर से इसको लगाते हैं, जिससे कि इस कीट से बचाव हो जाता है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी दी है ना? एकदम ना, अब हमको लगा कि अब मेरा सब्जी बच जाएगा। बिल्कुल बच जाएगा, और हमारे सभी किसान भाई का भी सब्जी बच ही जाएगा। बिल्कुल, हम तो अपने किसान भाइयों से कहते भी हैं कि भाई आप अगर किसी भी प्रकार की खेती करते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए आप समय समय पर विशेषज्ञों की राय जरूर लें। बिल्कुल हाँ, सब्जी बच जाएगा नहीं, तीयन पका के खाएंगे खूब बढ़िया से। लेकिन एक भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। गंदरू भाई, हाँ। झूम की बहन, हाँ। आप लोग को तो पता है हम शुकर पोसे हैं। हाँ। अब जाड़ा का मौसम आ गया है, तो मेरा तो व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया है। लेकिन शुकर सबका जाड़ा में उसका आवास का इंतजाम करें।
ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो दूसरे किसान भाई जिन्होंने सूकर का पालन किया है, उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जाड़े के मौसम में सूकरों की आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और इस विषय पर चलिए हम अपने किसान भाइयों को जानकारी भी दिलवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ हाजिर हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सूकर पालन में आवास की क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि सूकर पालन में आवास की प्रणाली क्या है। जी हाँ, एक्चुअली आवास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है सूकर पालन में या किसी भी पशुपालन में, क्योंकि पशुपालन में अगर आवास की व्यवस्था अच्छा नहीं रखते हैं तो अच्छा नस्ल होते हुए अच्छा खान पान की व्यवस्था करते हुए भी जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आवास का एक अपना ही महत्व है। खान पान और नस्ल के अलावा अगर किसी बात का किसी बिंदु पर हम ज़्यादा प्रकाश डालना चाहें तो आवास का जो है बहुत ही महत्व है, खास करके सूकर पालन में। इसलिए हमारे किसान भाई जो भी सूकर पालन से जुड़े हैं उनको आवास पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आवास से समुचित वातावरण मिलता है। जो भी पशु हैं उनको जब तक सही वातावरण नहीं मिलेगा तब तक उनके बढ़ने की क्षमता, बच्चे देने की क्षमता वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आवास के द्वारा उनको सही वातावरण देना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि आवास कितनी ज़्यादा आवश्यक है सूकर पालन में। आइए हम इसके साथ साथ ये भी जान लें कि किस तरह की आवास की व्यवस्था हम कर सकते हैं जिससे कि उनकी प्रजनन क्षमता और उनकी गुणवत्ता दोनों जो है वो बेहतर हो सके। तो डॉक्टर साहब बताएं कि किस तरह की जी हाँ, बिल्कुल। आवास में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु पर जो चर्चा होनी चाहिए उसमें सबसे पहला चीज़ है कि जगह का चुनाव। अगर कोई भी पशुपालन, जो भी सूकर पालक हैं, अगर आवास निर्माण करना शुरू कर रहे हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको जगह का चुनाव करना पड़ता है कि किस जगह पर जो है आवास का निर्माण करें। तो उनको ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे कि जो जगह जो है ऊंची जगह का चुनाव करें, जो सामान्य से ऊंची जगह हो, वो आवास निर्माण करने के लिए उस जगह का चुनाव करें। उसके अलावा वैसे जगह का चुनाव करें जो बाज़ार से थोड़ा नज़दीक हो। उसके अलावा जो है कि जहाँ पे पानी की सुविधा हो, जहाँ पे बिजली की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, ताकि जो है कि जो भी खरीद बिक्री में भी जो भी आसानी हो, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह के सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवास का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हमारे सूकर पालक जो हैं पैसे तो बहुत लगा देते हैं लेकिन जो है वो सही जगह का चुनाव नहीं करते हैं, जिससे कि वो उनको परेशानी, बाद में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इन बिंदुओं पर आवास निर्माण से पहले जगह का चुनाव अवश्य करें। अब उसके बाद आता है ये प्रश्न आता है कि किस तरह से आवास का निर्माण करें। तो आवास का निर्माण करने में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ज़मीन, उनका जो फ्लोर होता है सूकरों में, जो है उनको देखते होंगे सूकरों में एक आदत होती है कि ज़मीन को जो है वो मिट्टी को कोड़ती है। वो तो मिट्टी को कोड़ने की जो आदत है वो उसके कारण जो है वहाँ पे गंदगी जमा होती है, पानी जमा होती है और उससे जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ नहीं रह पाता है। इसलिए फ्लोर जो है अवश्य जो है पक्का बनाएं। फ्लोर पक्का, ढालू और चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकना से बहुत सारे किसान भाई जो हैं उनको चिकना कर देते हैं ज़्यादा फ्लोर को, तो जिसके कारण वो स्लिप करते हैं। दौड़ने के समय, सफाई करते समय उनमें गिरने की संभावना होती है, तो उसमें इंजरी हो सकती है। तो फ्लोर जो ज़मीन होता है उनको ढलाई करके सीमेंटेड और कंक्रीट का वो बना करके और ढालू और पक्का होना चाहिए। अब उसके बाद जो है कि आवास का निर्माण में एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या साइज़ होना चाहिए रूम का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत छोटा रूम का जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा बहुत लोग बना देते हैं ज़्यादा रूम बनाने के कारण। तो ये उतना बड़ा रूम अवश्य बनाए जिसमें कि नर और मादा सूकर को रख सकें। जैसा कि जानते हैं कि नर और मादा का जो रेशियो होता है 1 और 10 का होता है, तो कम से कम उतना बड़ा आवास अवश्य बनाए जिसमें कम से कम 8 से 10 सूकर, बड़े सूकर जो प्रजनन युक्त हैं, प्रजनन के लिए हैं, वो उसको उसमें रखने की सुविधा हो। तो एक सूकरों को, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो वयस्क सूकर होता है, एक सूकर को लगभग 30 वर्ग फीट की जगह चाहिए। तो इसलिए लगभग जो है हम लोग 200 से 300 वर्ग फीट की कमरा को अवश्य बनाएं। उससे छोटे कमरा को बनाने से फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे को अलग करते हैं मादा से 8 सप्ताह में, तो उस बच्चे को रखने के लिए अलग कमरा बनाएं
और इस कमरे का भी जो आकार है 200 से 250 फीट का आप जो है बना सकते हैं, 200 से 250 स्क्वायर फीट का। तो जिससे क्या होता है कि जो भी बच्चे अलग होते हैं उनको एक जगह पर रख करके और एक उम्र के बच्चे को एक जगह पर रख करके उनको सेल के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से आवास का निर्माण करते हैं। उसके अलावा और जो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सभी कैटेगरीज ऑफ पिग्स के लिए अलग अलग आवास का निर्माण करना होता है। जैसे कि ब्रीडिंग के लिए अलग, उसके बाद बोर पेन अलग जिसमें नर जिसको रखते हैं, उसके बाद जो है कि जो बच्चे होते हैं उससे ब्रीडिंग पेन अलग होता है, उससे जो बच्चे होते हैं उनके रखने के लिए अलग आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़ते हुए बच्चों का अलग आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। गिल्ट जो कि होते हैं, जो गिल्ट जो फीमेल्स है उसके लिए अलग आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद जो है कि गर्भवती सूकरी के रखने के लिए अलग आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बच्चा देने वाली सूकरी है जिसको फैरोइंग पेन प्रसूति गृह कहते हैं उसका अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से बनाने से ये सुविधा होती है कि जो सूकर होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे और उसमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह से हम लोग जो है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके उतना ही पैसे में या उससे कम पैसे में हम लोग जो है आवास का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आवास का निर्माण करने समय हमारे किसान भाई जो छोटे छोटे किसान भाई हैं वो जो बैंक से लोन लेते हैं वो उनमें देखा जाता है कि वो जैसे 2 लाख 3 लाख रुपया लोन लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च वो आवास का निर्माण में कर देते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से आवास का निर्माण करें। अगर कम पैसा है तो कम पैसे में भी आवास का निर्माण करके आप ज़्यादा अच्छा आवास बना सकते हैं। तो जान गए दादा? हाँ, अब हम जान गए कि जो मेरे जैसे किसान हैं जो सुकर पोसे हैं तो जाड़ा का समय आ जाए तो आवास में का व्यवस्था करना चाहिए, का उपाय करना चाहिए, का देखभाल करना चाहिए ताकि सुकर सबको कोई तरह का दिक्कत ना आए। बिल्कुल। और सुकरों को दिक्कत नहीं होगा तभी तो उनसे उत्पादन भी अच्छा होगा और उस उत्पादन का लाभ हमारे किसान भाइयों को भी मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब इरादा क्या है आपका? अरे हाँ, IMD पुणे जाना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार की जानकारी दिलवा देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा, कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। राजमा की बुआई के लिए उचित समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। राजमा की खेती अच्छी सिंचाई की सुविधा में ही करनी चाहिए। राजमा का उन्नत प्रभेद TTR 14 है। पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जानकारी भी मिल गई है हमारे किसान भाई बहनों को, है ना। लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन चलते चलते हम अपना पता आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर ज़रूर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।